जैसा कि हमने पिछले वीडियो में जो संस्कृति की उद्विकासवाद की सिद्धांत की व्याख्या की, उस पर चर्चा की थी और उसके बाद उस सिद्धांत की जो आलोचना हुई और उस आलोचनाओं को आगे बढ़ाते हुए एक जो नया सिद्धांत ने जन्म लिया, उसे हम नव उद्विकासवादी सिद्धांत के नाम से भी जानते हैं। यानी प्रारंभ में जो उद्विकासवादी सिद्धांत था, जो डार्विन की जो थ्योरी के आधार पर जो उद्विकासवाद सिद्धांत का दिया था, जिसने संस्कृति, परिवार, विवाह, जिनमें जो समाजशास्त्रियों ने बात कही थी, लेकिन उस सिद्धांत की आलोचना हुई, उसमें कमियां निकाली और उन कमियों को दूर करने के लिए एक नया सिद्धांत दिया, नव उद्विकासवाद। नव उद्विकासवाद का जहाँ तक हम पूरी तरह हम यही कह सकते हैं कि ये जो सिद्धांत हैं, उन कमियों को दूर करने के लिए इसका जन्म हुआ जो कमियां उद्विकासवाद के सिद्धांत में देखने को आई थी। इनमें यदि हम देखें तो लेस्ली व्हाइट एवं स्टीवर्ड, इनके नाम विशेष रूप से आते हैं। नव उद्विकासवादियों का जहाँ तक मत है, उनका मानना है कि उद्विकास एक सीधी रेखा में न चलकर अनुव्रत वक्र रेखा के रूप में चलता है और उनका मानना है कि इसके अनुसार कोई भी सामाजिक संस्था एक विशिष्ट रूप में प्रारंभ होती है, लेकिन धीरे धीरे उसकी विपरीत दिशा की ओर वो विकसित होती है और आगे चलकर वह अपने मूल रूप की ओर मुड़ जाती है। किंतु एक नए और उच्च रूप में उन्होंने कुछ उदाहरण दिए और वे उदाहरण कुछ इस प्रकार के हैं, जैसा कि हमें ये थोड़ा सा हमने रेखा चित्र के माध्यम से इसमें बताया है कि इसमें जैसे हम कह सकते हैं कि प्रारंभ में सामूहिक संपत्ति पाई जाती थी। प्रारंभ में बात करें तो यहाँ पहला जो हमारा जो बिंदु है और पहले बिंदु का जो ए बिंदु इसमें हमको दिख रहा है, उसमें प्रारंभ में संपत्ति पर जो था सामूहिक अधिकार था, लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ, धीरे धीरे यह सामूहिक संपत्ति से व्यक्तिगत संपत्ति का समाज में महत्व बढ़ने लगा। तो ये व्यक्तिगत संपत्ति जहाँ पहले अपने बिंदु पे आती थी, वो हम दूसरे बिंदु में जहाँ तक देखते हैं तो वो जो सामूहिक संपत्ति थी वो व्यक्तिगत रूप में देखने जाने लगी। या हम ये कह सकते हैं कि संपत्ति पर जो था व्यक्तिगत हक हमें समाज में दिखाई देने लगा। और फिर हम इसके आगे जब बढ़ते हैं तो फिर हम वहीं पहले वाले बिंदु पर लौट के आ रहे हैं, तीसरे बिंदु में, और वहाँ ये बिंदु हमारा कहता है, और आज जो हम देखते हैं कि यहाँ जो संपत्ति पर जो अधिकार है वो राज्य के द्वारा संपत्ति पर एक सामूहिक अधिकार हमें फिर दिखाई देने लगा। यानी जहाँ से हम चले थे वहीं हम वापस लौट कर आ गए। पहले बिंदु में संपत्ति का सामूहिक अधिकार था, दूसरे बिंदु में संपत्ति पर व्यक्तिगत अधिकार हो गया और तीसरे बिंदु में राज्य के द्वारा संपत्ति पर फिर सामूहिक अधिकार हो गया। तो नव उद्विकासवादियों का मानना है कि हम जहाँ से चलते हैं और वहाँ लौटकर हम वापस वहीं आ जाते हैं। जब उद्विकासवादियों का कहना क्या था कि उद्विकास जो होता है वो एक सीधी रेखा में होता है, जबकि इनका मानना है उद्विकास जो होता है वह वक्राकार रेखा में होता है और हम जहाँ से जहाँ चलते हैं वापस वहीं आ जाते हैं। दूसरा हम उदाहरण यहाँ देख सकते हैं कि प्रारंभिक जो हमारा समाज था वहाँ मनुष्य के या मानव के हम कह सकते हैं कि शरीर पर वस्त्रों का अभाव था। बहुत ही कम कपड़े हमको
मानव के शरीर पे हमको देखने को मिलते थे, उसका कारण ये था कि उस समय उनके पास में वस्त्र नहीं थे, वस्त्रों का आविष्कार नहीं था, वस्त्रों का अभाव था, इसलिए उनके शरीर पर कम से कम वस्त्र हमें देखने को मिलते थे। वहीं से हम आगे बढ़े, दूसरे बिंदु पर आए, और दूसरे बिंदु में जब बी बिंदु हम देखते हैं तो धीरे धीरे क्या हुआ, समाज में एक ऐसा समय आया, एक ऐसी स्थिति आ गई, ऐसी दशा आ गई, ऐसी कंडीशन बनी जहाँ लोगों के सारे शरीर पर वस्त्र हमें दिखाई देने लगे, यानी संपूर्ण शरीर हमारा वस्त्रों से ढका दिखाई देने लगा। उसके बाद हम यदि फिर तीसरे बिंदु की ओर बढ़ते हैं तो वहाँ फिर हम बी बिंदु पर जब आते हैं तो आज हमें वर्तमान में जो समाज में हमको देखने को मिलता है नग्नतावाद, आज भी वस्त्रों का अभाव है हमारे शरीर पर। लेकिन आज वस्त्रों का यहाँ अभाव नहीं है, लेकिन आज नग्नतावाद क्या है, एक फैशन बन गया है। आज हम जहाँ तक देखते हैं बड़े बड़े घरों के लोग हैं, जो फिल्म इंडस्ट्री के जो लोग हैं, और टीवी और जब सिनेमाओं में जब हम देखते हैं तो उनके शरीर पर कम से कम कपड़ा हमें दिखाई देता है, जबकि यहाँ अभाव नहीं है। ये क्या है, नग्नतावाद है। एक फैशन के रूप में ये नग्नतावाद हमें दिखाई देता है। तो कहने का तात्पर्य क्या हुआ, जहाँ से हम चले थे वापस लौटकर हम वहीं आ गए। पहले वस्त्रों के अभाव में हमारे शरीर पर कपड़े नहीं थे, दूसरी स्थिति में हमारा पूरा शरीर ढका हुआ वस्त्रों से दिखाई देने लगा, और तीसरी स्थिति में फिर हम ही वस्त्रों के के कारण अभाव वाली स्थिति में आ गए, और वस्त्रों के होते हुए भी हम फैशन के दौर में आज शरीर पर हमारे कम से कम कपड़े दिखाई देने लगते हैं। हम तीसरे बिंदु के रूप में यहाँ यदि समझना चाहें तो पहले बिंदु में, यानी ये पहले फर्स्ट बिंदु का जो सी है, और सी क्या कहता है कि प्रारंभ में जो यौन संबंधों की बात करें तो वहाँ यौन अनाचार की स्थिति थी, यानी कुल मिला के पशु वाली स्थिति थी। जिस प्रकार से एक पशु कहीं भी किसी के साथ में यौन संबंध स्थापित कर सकता है और करता है, ठीक वही स्थिति मानव समाज की थी प्रारंभिक काल में, प्रारंभिक संस्कृति में। वहाँ कोई किसी का बहन नहीं था, कोई किसी की पत्नी नहीं थी, कोई किसी का पति नहीं था, कोई किसी का भाई नहीं था, सब यानी एक दूसरे के साथ में यौन संबंध स्थापित करते थे। इसके आगे जब हम चलते हैं दूसरे बिंदु में, तो वहाँ समाज में एक स्थिति ऐसी आ गई कि वो यौनाचार की जो स्थिति थी, यौन अनाचार की जो स्थिति थी, यौन स्वच्छंदता वाली जो स्थिति थी, वो स्थिति एक विवाह के रूप में बदल गई, यानी यौन संबंध एक जीवन साथी तक सीमित होने लगे, निश्चित कर दिए गए समाज में। इससे आगे यदि हम और बढ़ें और वर्तमान में आए, वर्तमान में हम तीसरे बिंदु पर आते हैं, और तीसरे बिंदु में आज हमको देखते हैं तो यौन स्वच्छंदतावाद हमें देखने को मिलता है। आज वर्तमान में हम यहाँ देखें तो फिर हम वहीं के वहीं आगे, जो यौनाचार कभी हुआ करता था, जो पशु समाज में कोई पति पत्नी कुछ भी नहीं हुआ था, ठीक वही स्थिति आज हमको समाज में देखने को मिलती है। आज भी हम यानी समाज में यौन स्वच्छंदता देखते हैं। हमारी सरकारों ने ऐसे कानून बना दिए हैं कि वहाँ यानी किसी बालिग के साथ में और उसकी सहमति से संबंध बनाना कोई पाप नहीं है, कोई गलत नहीं है, कोई अनाचार नहीं है, कोई व्यभिचार नहीं है। तो एक तरीके से हम जहाँ से चले थे, जहाँ यौन स्वच्छंदवाद था, या हम कह सकते हैं यौन अनाचार था, वहीं दूसरे स्टेज में जहाँ बिल्कुल ही यौन संबंधों को सीमित कर दिया गया, एक जीवन साथी तक सीमित कर दिया गया था, वहीं ठीक उसी स्थिति में हम तीसरे बिंदु में आते हैं जहाँ हम यौन स्वच्छंदता हमें देखने को मिलती है। और यहाँ हमें यानी ये भी हमको देखने को मिलता है कि इस में एक यौन अनाचार की जो स्थिति है उसमें हम दलील देते हैं, तर्क वितर्क करते हैं, और तर्क वितर्कों के आधार पर उस यौन स्वच्छंदता को हम सही करार देते हैं।
तो ये एक संस्कृति का जो है नव विकासवादियों ने इस प्रकार का यानी अपना सिद्धांत नया दिया। जो विकासवाद के सिद्धांत में जो कमियां थीं उन कमियों को निकाल कर उन्होंने इस प्रकार का अपना सिद्धांत दिया कि संस्कृति जहाँ से शुरू होती है और पुनः वक्राकार रेखा में चलती हुई फिर वापस पुनः उसी बिंदु पर लौटकर आ जाती है। यहाँ हम देखें तो जूलियन स्टीवर्ट ने विकास के एक मार्गी सिद्धांत के स्थान पर एक बहुमार्गी सिद्धांत की कल्पना की थी। बहुमार्गी सिद्धांत का हमें कहें कि उसने प्रतिपादन किया था और उनकी जो मान्यता थी वो ये थी कि विश्व की जितनी भी संस्कृतियां हैं उद्विकास के समान स्तरों से नहीं गुजरती हैं, बल्कि उनमें भिन्न भिन्न क्षेत्रों में इसका जो क्रम जो होता है वो भी भिन्न भिन्न होता है। हिम प्रदेश को जहाँ तक हम बात करें या मरुस्थल प्रदेश की बात करें या मैदानी क्षेत्रों की या वनों की संस्कृतियों के विकास की बात करें तो वहाँ परिस्थितियों की भिन्नता के कारण उन संस्कृतियों में भिन्नता रही है। स्टीवर्ट ने विश्व की कई संस्कृतियों का अध्ययन किया जिसमें मुख्य रूप से पेरू है, मेसो है, अमेरिका है, मेसोपोटामिया है, मिस्र है, चीन है आदि संस्कृतियों का अध्ययन करते हुए बताया कि ये संस्कृतियां जो हैं वो कृषि पूर्व युगीन स्थिति से प्रारंभ होकर क्रमशः प्राथमिक कृषि संस्कृति निर्माण एवं स्थायित्व काल क्षेत्रीय विकास और चक्रीय विजयों के अनुक्रम से विकसित हुई हैं। और इस प्रकार उनका मानना है कि भिन्न भिन्न संस्कृतियों ने भिन्न भिन्न भावों से उद्विकसित होकर जन्म लेकर उन्होंने एक समान अवस्था प्राप्त की। तो जो विकासवाद का था कि एक जगह संस्कृति यानी उसका जन्म होता है, फिर वह सीधी रेखा में चलती है, सरलता से जटिलता की ओर चलती है, समानता से असमानता की ओर चलती है, इनका खंडन करते हुए उन्होंने कहा कि ऐसा नहीं है कि संस्कृति का कहीं एक स्थान विशेष पर उसका जन्म होता है। संस्कृति का जो जन्म होता है भिन्न भिन्न क्षेत्रों पर होता है और वहाँ से वो फिर आगे बढ़ती हैं और वक्राकार रेखा में बढ़ती हैं। यही हम दूसरे इनके जो प्रबल समर्थक रहे हैं लेस्ली वाइट, तो उनकी इस बारे में मानता है कि मानव का जो सांस्कृतिक विकास जो है उसकी ऊर्जा पर निर्भर करता है। उन्होंने कहा कि अपने उपयोग के लिए मानव जैसे जैसे ऊर्जा पर नियंत्रण करता जाता है उसी गति से उसका सांस्कृतिक विकास होता जाता है। वे मानते थे कि आदिम अवस्था में मानव का ऊर्जा पर नियंत्रण जो था बहुत कम था। पशु और यंत्र शक्तियों पर नियंत्रण बढ़ने के साथ साथ सांस्कृतिक विकास की गति भी तीव्र हुई। उनकी सांस्कृतिक जो विकास हुआ उसमें भी बढ़ोतरी हुई। तो उनका जो मानना है वो ये कहते हैं कि ऊर्जा पर जैसे जैसे व्यक्ति का अधिकार बढ़ने लगता है या अधिकार वो जमाता जाता है, एकाधिकार प्राप्त करता जाता है, जैसे वैसे संस्कृति परिवर्तित भी होती रहती है। तो ये हम नव जो उद्विकासवादियों की जो धारणा है उनका जो सिद्धांत है वो उद्विकासवाद से हटकर है। हम कहें कि उनकी जो कमियां उनको दिखें उन कमियों को दूर करने वाला सिद्धांत है। और इसके साथ साथ उन्होंने इसमें जो नई जो बात बताई है वो मुख्य रूप से यही है कि संस्कृति का जो विकास जो होता है उसका जो विकास होता है वो एक सीधी रेखा में नहीं होकर वक्राकार रेखा में होता है। और वक्राकार रेखा में भी हम जहाँ से चलते हैं विकास करते करते पुनः हम उसी स्थिति में आ जाते हैं जो कि एक विकसित संस्कृति के रूप में जानी जाती है। जब स्थिति हम वहीं आ जाते हैं जहाँ से हम शुरू हुए थे, वहीं क्यों आ गए, लेकिन यहाँ बिल्कुल ही अविकसित संस्कृति थी और धीरे धीरे विकसित होती हुई फिर हम उसी अविकसित संस्कृति की ओर लौट आते हैं जिसे वर्तमान में हम अपना सांस्कृतिक विकास मानते हैं।
तो ये नव उद्विकासवादियों का ये सिद्धांत है। आज हम इस वीडियो में आज इतना ही, बस, धन्यवाद।